गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का दोबारा हमारी रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की क्लासों में, जहां हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट किया था। पिछली क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ा है कि ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से उसके अंदर अपन कौन कौन से जो मटेरियल है उसका यूज लेते हैं, किस साइड वाइंडिंग होती है, किस साइड कितनी वाइंडिंग होती है, जो उसकी कोर थी, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की अपने कोर जो उसके अंदर देखी थी वो किस मटेरियल की और थी, जो सिलिकॉन स्टील अपन ने उसका यूज लिया था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के रूप में, और साथ ही साथ एक इंसुलेटिंग ऑयल के रूप में हमने जो इंसुलेटर यूज लिया था, ठीक है, उसके बारे में भी प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए। आज हम जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सरे ट्यूब के अंदर, मेनली एक्सरे ट्यूब के अंदर जो अपने रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में काम में आएगा ट्रांसफॉर्मर, तो एक्सरे ट्यूब के अंदर मेजर रोल क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स किस प्रकार से होते हैं और किन किन प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मर है वो अपने एक्सरे प्रोडक्शन में काम आएंगे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देखिए, हम इस क्लास में 2 ट्रांसफॉर्मर की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर में होने वाले लॉस की चर्चा करेंगे। जो तीसरे वाला आइसोलेशन और ट्रांसफॉर्मर है, ये जिसको अपन ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी बोल सकते हैं, इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि ऑटो ट्रांसफॉर्मर से अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है और आते भी हैं, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे कि किस प्रकार से टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर होते हैं। जो स्टेप अप और स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर है, इनके बारे में मोस्टली पूछा जाता है। इनके बारे में मोस्टली 20 नंबर में पूछा जाता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के बारे में जो डिफरेंस है वो बताइए, और उनकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है वो बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले वाला हमारा ट्रांसफॉर्मर होने वाला है वो है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसका कार्य क्या है, किस प्रकार से एक्सरे ट्यूब में काम आता है, वो चीज देखिए। इफ ए ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर पावर हाई करंट एंड लो वोल्टेज इनटू पावर ऑफ लो करंट एंड हाई वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो हाई करंट तथा लो वोल्टेज को एक हाई वोल्टेज और लो करंट के अंदर कन्वर्ट कर दे, आपका कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। देखिए, यहां कंफ्यूज नहीं होना है, मेनली आपको पता रहना है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में जो कन्वर्ट कर रहा है, एक प्रकार से जो बढ़ाने का कार्य कर रहा है, वो जो एक स्टेप आगे ले जाने का कार्य कर रहा है, वो कहलाएगा आपका स्टेप अप, यानी कि आगे ऊपर करने का कार्य जो कर रहा है वो करेगा आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। जहां अपन हाई करंट जहां पर यूज लेते हैं, वहां पर होता है आपका लो वोल्टेज। तो यहां पर जो मेनली होगा वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करने का है, ठीक है। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में यहां कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का कार्य होगा वो होगा आपके लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये किसका कार्य हो गया, ये कार्य हो गया आपके स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का। अब इसकी डिजाइन किस प्रकार से बनी होती है, देखिए। इन दिस टाइप secondary coil will have more number of turns than primary। और इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मर हम यूज लेते हैं, इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में जो प्राइमरी जो वाइंडिंग्स होती है, उन प्राइमरी वाइंडिंग्स की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग से कम होती है। जैसा कि उदाहरण के लिए इस प्रकार से जो हम ट्रांसफॉर्मर यूज लेंगे, इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में जो आपकी प्राइमरी साइड जो वाइंडिंग्स रहेगी, प्राइमरी साइड जो वाइंडिंग्स रहेगी, इनकी संख्या कम होगी, जबकि आपकी जो सेकेंडरी साइड जो वाइंडिंग्स होगी, इनकी संख्या अधिक होगी। जब जाकर आपके, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, यहां से हमने अप्लाई किया है 300 वोल्टेज, 300 वोल्टेज हमने जो अप्लाई किया है वो 300 वोल्टेज प्रत्येक टर्न्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा 100, 100 एंड 100। यहाँ पर कितने टर्न्स हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है आपके प्राइमरी साइड 3, तो इस 3 का भाग दे देंगे अपन अप्लाइड वोल्टेज में, प्रत्येक टर्न्स के ऊपर आपको वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। अब जितना
इस टर्न्स के ऊपर प्राप्त हुआ है उतना ही इस साइड प्रत्येक टर्न्स के ऊपर अपने को प्राप्त होगा। जैसे 100 वोल्टेज यहाँ पर प्रत्येक ईच टर्न्स या ईच नंबर ऑफ टर्न्स पर अपने को प्राप्त होगा सेकेंडरी साइड। तो माना कि उदाहरण के लिए इस साइड हमारे पास है 6 टर्न, तो 6 टर्न्स को अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट में आपको मिलेगा यहाँ पर 600 वोल्टेज। तो इस प्रकार से आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर कार्य करता है, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। देखिए आयरन कोर है, आयरन कोर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है जो आपका यहाँ पर चारों तरफ ये लगा हुआ है, ये है आयरन कोर, ठीक है। इस आयरन कोर के अंदर प्राइमरी साइड आप देख सकते हो कि प्राइमरी साइड जो वाइंडिंग्स है वो कम है। कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6 वाइंडिंग आपको यहाँ देखने को मिल रही है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि प्राइमरी साइड जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो है आपका 60 वोल्टेज, 60 वोल्टेज हमने अप्लाई किया है एसी के रूप में या इनपुट के रूप में किसी भी ट्रांसफार्मर में अप्लाई किया। तो ये एसी इनपुट, ये जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस 16 वोल्टेज को इन प्रत्येक वाइंडिंग्स के अंदर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। जैसा कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड कितने हैं, 6 हैं, तो 6 को अप्लाइड वोल्टेज से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। प्रत्येक वाइंडिंग के ऊपर आपको क्या हो जाएगा, वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। जैसे 10 10 10 10 10 एंड 10 वोल्टेज ईच कोयल के ऊपर आपको प्राप्त हो गया। और यही जो क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। ईएमएफ इंड्यूस करने की वजह से यहां पर स्थित कोयल के अंदर, प्रत्येक के अंदर क्या कर देगा, ये प्रत्येक के अंदर सेम जो पोटेंशियल है, सेम जो वोल्टेज है वो भी अप्लाई करवा देगा प्रत्येक कोयल के अंदर। तो इसी प्रकार से जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो टोटल 20 यहाँ पर वाइंडिंग्स है और 20 वाइंडिंग्स जो है आपकी 20 वाइंडिंग्स को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 10 से, क्योंकि प्रत्येक वाइंडिंग के अंदर अपने को यहाँ पर सेम वोल्टेज प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको आउटपुट कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा 100 या 200 आपको यहाँ पर वोल्टेज प्राप्त मिल जाएगा। जबकि इनपुट कितना किया है, 60 वोल्टेज, 60 वोल्टेज इनपुट करने पर आउटपुट आपको 200 वोल्टेज का मिल रहा है। यही कार्य होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी साइड क्या है, वोल्टेज आपको ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, इन एक्स-रे ट्यूब स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर crucial for generating the high voltage needed to accelerate electron toward a target producing X-ray। जहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग हमारे प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रॉन्स, जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट तक एक्सीलरेट करवाकर या टारगेट तक हिट करवाने का जो मेन कार्य होगा, वो मेन कार्य हाई वोल्टेज द्वारा होता है। और एक्स-रे ट्यूब को हाई वोल्टेज जो प्रोवाइड होगा वो हाई वोल्टेज प्राप्त होगा या वो हाई वोल्टेज प्रोवाइड करवाया जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। जहां पर होता क्या है एक्चुअल में, देखिए जहां पर आपको जो प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये फिलामेंट है, फिलामेंट से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनकी काइनेटिक एनर्जी अपने को क्या करनी है, बढ़ानी है। इनकी काइनेटिक एनर्जी अपने को बढ़ानी होती है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन तक क्या कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं। तब जाकर ये इलेक्ट्रॉन जब इतनी स्पीड से जाकर यहाँ पर एक्सीलरेट करेंगे तब जाकर यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे और यहाँ पर प्रोड्यूस होगा आपका क्या, एक्सरेज, जो कि क्या होगी, हेटेरोजेनस एनर्जी की होती है। तब जाकर एक्सरेज प्रोड्यूस हो पाती है। तो 20 किलो इलेक्ट्रॉन मतलब होता है आपका 20,000 वोल्टेज, ठीक है। तो 20,000 वोल्टेज और नॉर्मली कितना आता है आपके 220 वोल्टेज। तो अपने को 20,000 वोल्टेज तक करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी अधिक बढ़ाने के लिए, ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स एक हाई स्पीड के साथ जाकर टारगेट से टकराए और टारगेट से टकराने के बाद वहां से एक्स-रेज प्रोड्यूस हो, इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, काइनेटिक एनर्जी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक अपने को आवश्यक होती है। लेकिन अप्लाइड वोल्टेज तो 220 होता है नॉर्मली। तो इसको अपन क्या कर देंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वजह से बढ़ा देंगे। तो बढ़ाकर एक प्रकार से इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे और आपको एक्स-रेज प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। दिस हाई वोल्टेज एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन
ये हाई वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करवाता है फ्रॉम कैथोड टुवर्ड एनोड टारगेट, कैथोड साइड से एनोड टारगेट की तरफ इनको प्रोड्यूस करवाता है या एक्सीलरेट करवाता है, क्रिएटिंग एक्स-रेज व्हेन द इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट द टारगेट मटेरियल, और एक्स-रेज का निर्माण करवाता है किस प्रकार से, जब इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट द टारगेट मटेरियल, या जब इलेक्ट्रॉन्स टारगेट मटेरियल को जाकर हिट करे तब जाकर आपके एक एक्स-रेज का प्रोडक्शन हो जाएगा, और ये कार्य करेगा आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, डायग्राम से भी समझाया है किस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन्स जाकर टारगेट से हिट करेंगे और वहां पर एक्स-रेज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ लिया है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, किस प्रकार से स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना होता है, किस साइड वाइंडिंग अधिक होती है और किस साइड वाइंडिंग कम होती है। इससे पहले हमने जो आपका एक प्रकार से ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल के बारे में प्रीवियस क्लास में देख लिया है, किस प्रकार से प्रत्येक जो कुंडली है, प्रत्येक जो कोयल है, उस प्रत्येक कोयल के अंदर किस प्रकार से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, और साथ ही साथ सेकेंडरी साइड जो कोयल उपस्थित है उस सेकेंडरी साइड कोयल के अंदर किस प्रकार से ईएमएफ के द्वारा वापस आउटपुट के रूप में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो इसी के साथ साथ अपन नेक्स्ट चलते हैं आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इफ ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफर पावर ऑफ हाई वोल्टेज एंड लो करंट, देखिए यहां पर क्या है, हाई वोल्टेज, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लो वोल्टेज, तो यहां पर क्या होगा, हाई वोल्टेज and low current into power of low voltage and high current is called step down transformer। ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को लो कर दे, जो वोल्टेज को कम कर दे, जितना अप्लाइड वोल्टेज है उस अप्लाइड वोल्टेज से, या जो घरों के अंदर जो वोल्टेज आ रहा है, जो नॉर्मली वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर से होकर ऑफिस, मकान, घर, यहाँ तक जो प्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है, उस वोल्टेज को और कम कर दे, वो ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यानी कि जो हाई वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है, चाहे वो कितना भी हो, वो ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन उदाहरण के लिए अपन ले रहे हैं जैसे हाई वोल्टेज है, उस हाई वोल्टेज को और लो कर दे और कम कर दे, कम करने के लिए क्या करेंगे अपन, यूज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे। जहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एक्स-रे ट्यूब के अंदर हमारे कहां पर कार्य आएगा या कहां पर काम आएगा उसके बारे में देखते हैं। इन दिस टाइप ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी कोइल विल हैव मोर नंबर ऑफ टर्न्स, यहां पर टर्न्स आएगा, टर्न्स देन द सेकेंडरी, सेकेंडरी से अधिक किस साइड होनी चाहिए, प्राइमरी साइड आपको क्या होनी चाहिए, एक प्रकार से टर्न्स होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो प्राइमरी साइड जो वाइंडिंग है, प्राइमरी साइड वाइंडिंग क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, जबकि सेकेंडरी साइड वाइंडिंग कम होनी चाहिए। वही उदाहरण अपन लेते हैं, 16 वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, तो ये 16 वोल्टेज को जब अपन यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, माना कि यहाँ पर 6 वाइंडिंग्स हैं और 6 वाइंडिंग ईच में कितना हो जाएगा, 10 वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 10 वोल्टेज प्रत्येक कुंडली के अंदर, तो सेकेंडरी साइड भी क्या हो गए, प्रत्येक कुंडली के अंदर 10 वोल्टेज, प्रत्येक कुंडली के अंदर 10 वोल्टेज है। यहाँ पर 1, 2 और 3 कुंडलियां हैं या 3 कोइल्स हैं, तो तीनों कोइल्स क्या करेगी, टोटल मिलाकर 13 वोल्टेज यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक हाई वोल्टेज किसमें कन्वर्ट हो गया, लो वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये कार्य करेगा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, डाउन का मतलब कम, तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का कार्य है। और वो किस प्रकार से कम कर रहा है, पता लग रहा है साफ साफ, आप आराम से इसको समझ सकते हो, और डायग्राम जैसे ही आपने बनाया तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज भी लिख सकते हो कि यहाँ पर प्राइमरी साइड क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स अधिक है, जबकि सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो किस प्रकार से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर, और म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के आधार पर सेकेंडरी साइड वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है और वो प्रत्येक कुंडली के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से है। यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो।
ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आप एक बार देखिए, जो नंबर ऑफ टन्स है अपन इस साइड ले सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन है, काफी सारे नंबर ऑफ टन्स। यहाँ पर हम टन्स का जो नंबर ऑफ टन्स है वो ले सकते हैं, टोटल 15 नंबर ऑफ टन्स है। ठीक है, एनपी कितना है 15, लेकिन जो अप्लाइड वोल्टेज है जैसा कि हमने नॉर्मल वाला ले लेते हैं 200 वोल्टेज। ठीक है, 200 वोल्टेज जो नॉर्मली घरों के अंदर आता है, तो अपन क्या कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को डिवाइड कर देंगे, 5 चौक 20, ठीक है 40। तो प्रत्येक जो कुंडली है, प्रत्येक कुंडली के ऊपर वोल्टेज कितना अप्लाई हो जाएगा, प्रत्येक कुंडली के ऊपर वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा हमारा 4 वोल्टेज। ठीक है, 40 नहीं 4 वोल्टेज, प्रत्येक कुंडली के ऊपर 4 वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर 4 वोल्टेज जो अप्लाई हुआ है वो प्रत्येक कुंडली के लिए क्या है, 4 है, इक्वल है। ठीक है, टोटल मिलाते हैं अपने को पास कितना मिल जाएगा, 200 अपने को मिल जाएगा। अब जो यहाँ पर प्रत्येक कुंडली के ऊपर 4 वोल्टेज आया है, तो सेम यहाँ पर आएगा 4 वोल्टेज प्रत्येक कुंडली के ऊपर आएगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल यहाँ पर कितने हैं 10। तो यहाँ पर प्रत्येक कुंडली के ऊपर वोल्टेज 4 और नंबर ऑफ टर्न्स 10, तो आपको कितना मिल जाएगा टोटल 14 वोल्टेज। तो इस प्रकार से एक हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। 220 या 200 वोल्टेज जो हमने को नॉर्मली घरों के अंदर जो मिल रहा है, उससे कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है अगर कहीं पर भी, तो वहां पर यूज किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और अब इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का एक्स-रे ट्यूब के अंदर क्या कार्य है, कहां पर इसका कार्य होगा, वो चलो वो देखते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। इन एक्स-रे ट्यूब में a step down transformer is a crucial for controlling the filament temperature। अब यहाँ पर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो मेन कार्य है, वो मेन कार्य हमारे एक्स-रे ट्यूब के अंदर है फिलामेंट के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। जो फिलामेंट, इसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, कि फिलामेंट एक फाइन वायर होता है इस प्रकार से, यदि इसको अधिक तापमान दिया जाए तो क्या होगा, ये वायर टूट सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। जैसा कि नॉर्मली अपन 0 वोल्ट के बल्ब के अंदर देखते हैं, जो टंगस्टन का जो तार होता है उसके अंदर बना हुआ, वो ज्यादा टाइम के बाद में क्या हो जाता है, टूट जाता है, मेल्ट होकर टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो आपका फ्यूज बल्ब हो जाता है। ठीक है, अब वो रोशनी नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर भी अगर ये फिलामेंट टूट जाएगा तो टूटने के बाद इसका एक प्रकार से कोई कार्य नहीं रहेगा। अब कार्य नहीं रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं कर पाएगा। तो इसको एक नॉर्मल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर की, कि जितना ये सहन कर सके, जिसके बारे में हमने एक्स-रे ट्यूब की कंस्ट्रक्शन में पढ़ चुके हैं, एनोड कैथोड के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर कि इतने टेम्परेचर तक ये अपना टेम्परेचर सहन कर सकता है, इतने ये टेम्परेचर रख सकता है फिलामेंट, तो उस अकॉर्डिंग अपन उसको क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई कराएंगे। तो एक्स-रे ट्यूब में क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कंट्रोल द फिलामेंट टेम्परेचर एंड इंश्योर प्रॉपर इलेक्ट्रॉन इमिशन ऑफ एक्स-रे जनरेशन। ठीक है, एक्स-रे जनरेशन के लिए प्रॉपर कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिशन की आवश्यकता है, या कितने टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो सकता है, या कितना वोल्टेज अप्लाई करने पर फिलामेंट का कितना टेम्परेचर होगा और उस टेम्परेचर पर कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा फिलामेंट को टेम्परेचर देंगे या हीट देंगे, उस हीट द्वारा ये हीटअप होगा और हीटअप होने की वजह से आपको इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर इमिशन होता है। और इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए रिक्वायर्ड वोल्टेज की कितनी आवश्यकता है, 13 to 14 वोल्टेज से। ठीक है, 30 से 40 वोल्टेज के अंदर अंदर या इससे ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन करने लग जाता है, जो कि हमने किसके अंदर पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था थर्मोआयनिक इमिशन के अंदर। इमिशन, ठीक है, थर्मोआयनिक इमिशन के लिए कितना टेम्परेचर या कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है, वो है आपका 30 से 40, जिसे हमने किसके रूप में देखा था, जिसे हमने देखा था स्पेस चार्ज इफेक्ट के बारे में। स्पेस चार्ज इफेक्ट के रूप में कहां पढ़ा था, एक्स-रे ट्यूब में। प्रीवियस क्लासों में ये चीज पढ़ाई जा चुकी है,
ठीक है, इसको बस यहाँ समझाया जा रहा है बेसिकली कि जो नॉर्मली वोल्टेज होगा उस नॉर्मली वोल्टेज किस प्रकार से कम किया जाएगा। ठीक है, इट रिड्यूस द वोल्टेज सप्लाइड टू द फिलामेंट। ये क्या करता है, ये फिलामेंट को वोल्टेज सप्लाई रिड्यूस करवाता है। प्रिवेंटिंग इट फॉर्म आवर हीटिंग, जो क्या करेगा, इसको आवर हीट होने से प्रिवेंट करेगा। व्हाइल मेंटेनिंग ए हाई इनफ टेम्परेचर, जब एक हाई इनफ टेम्परेचर हो जाएगा तो उस टेम्परेचर से बचाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर ही एक फिलामेंट के ऊपर प्रोड्यूस हो पाए। फॉर थर्माइनिक एमिशन, एक थर्माइनिक एमिशन के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर ही क्या करवाता है, वो प्रोड्यूस करवाता है। ए प्रोसेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर बॉइल्ड ऑफ द फिलामेंट। थर्माइनिक एमिशन क्या है, थर्माइनिक एमिशन एक प्रोसेस है जहां पर एक फिलामेंट से, ठीक है, फिलामेंट द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का बॉइल्ड अप होना, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफार्मर लॉसेस। ठीक है, इसके ये हो गया आपका एक प्रकार से स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोनों ही ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ लिया है और दोनों ही ट्रांसफार्मर हमारे एक्स-रे ट्यूब के अंदर कहां कार्य करेंगे इसके बारे में भी देख लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांसफार्मर लॉसेस। ट्रांसफार्मर लॉसेस का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब एक हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है या लो वोल्टेज को जब हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, तो किस प्रकार से एक्स-रे ट्यूब के अंदर या किस प्रकार से एक ट्रांसफार्मर के अंदर, सॉरी ट्रांसफार्मर लॉस की बात हो रही है, तो किस प्रकार से ट्रांसफार्मर के अंदर हीट का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है, किस प्रकार से ट्रांसफार्मर हीट अप होने लगता है। ठीक है, जब एक कॉइल से दूसरी कॉइल के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर की जाएगी तो उस एनर्जी ट्रांसमिशन के दौरान हीट का लॉस होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। वो हीट का प्रोडक्शन हमारे एनर्जी लॉस के रूप में जाना जाता है। तो किस प्रकार से एक ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन से माध्यम के द्वारा हो सकता है वो चीज भी देखेंगे। पहला हमारा यहाँ पर देखिए, दिस इंप्लाइज दैट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये ट्रांसफार्मर लॉस हमें ये बताता है कि एनर्जी का कुछ हिस्सा जो ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, जो एनर्जी अपन अप्लाई कर रहे हैं, उस अप्लाइड वोल्टेज में एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट के रूप में ट्रांसफार्मर से क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर से लॉसेस अपन क्या समझेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर हीट के रूप में एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। अब वो किन किन प्रकार से होता है वो चीज देखते हैं। दिस एनर्जी लॉस कैन बी कंसिडर्ड एज, देखिए किस किस प्रकार से हो सकता है, फ्लक्स लीकेज लॉस। एक तो जो फ्लक्स लीकेज है उसके द्वारा हो सकता है, दूसरा कॉपर लॉस, कॉपर के द्वारा हो सकता है। जो वायरिंग हमने यूज ली है वो कॉपर की वायर है, तो उन कॉपर की वायर के द्वारा भी हीट का लॉस हो सकता है। तीसरा होता है एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस। ये एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस जो लॉस है वो दोनों एक ही चीज में आएंगे, वो है आपके, ठीक है, दोनों हमारे आएंगे कोर के अंदर, टाइप ऑफ कोर, कि किस प्रकार से कोर के द्वारा, जो कोर बनी होती है, इस कोर के द्वारा किस प्रकार से लॉसेस हो सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे एडी करंट और हिस्टेरिसिस के माध्यम से। ठीक है, तो चार प्रकार से अपन ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हो गए, फ्लक्स लीकेज लॉस, कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फ्लक्स लीकेज लॉस के बारे में कि फ्लक्स लीकेज लॉस क्या होता है। देखिए, all the magnetic flux linked with the primary is not linked with secondary coil। देखिए फ्लक्स जो लीकेज कोयल है या फ्लक्स जो लीकेज लॉस है, वो फ्लक्स लीकेज लॉस है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का जो लॉस है। प्राइमरी वाइंडिंग साइड जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, जरूर नहीं कि उतना ही फ्लक्स आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग साइड पहुंच पाए। यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस एयर में ही हो जाता है। एयर का मतलब है जो सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर है आपके ट्रांसफार्मर के चारों तरफ की, वहीं पर हो जाता है। देखिए किस प्रकार से, एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की यह है कोर, और कोर के चारों तरफ है वाइंडिंग्स, ये वाइंडिंग्स, ठीक है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग।
सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, इस प्रकार से समझ सकते हैं। जब प्राइमरी साइड एसी इनपुट अप्लाई किया जाता है, एसी इनपुट अप्लाई किया जाता है, तो यहां पर प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पर प्रोड्यूस क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, इस प्रकार से। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होती है। ठीक है, चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है इस कोर के अंदर। ठीक है, क्योंकि कोर आपके वाइंडिंग्स क्या है? कनेक्ट है। अब कुछ पार्ट्स जो होगा वो यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी आयरन कोर तो यहीं तक रह गई। ठीक है, इस आयरन कोर के जो चारों तरफ क्या होता है? यहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स वापस आपके इस आयरन कोर के अंदर नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर क्या होता है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स के जो बाहर जो बचा हुआ, एक प्रकार से आपके आयरन कोर के बाहर जो बचा हुआ फ्लक्स है, इसका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और लॉस जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का बाहर आपको लॉस देखने को मिलेगा, ये फ्लक्स का लॉस आपको बाहर हीट के रूप में दिखाई देगा। किसके रूप में दिखाई देगा? हीट के रूप में आपको बाहर दिखाई देगा। इससे जो इनपुट आपने अप्लाई किया है, वो इनपुट आपको सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं मिल पाता कभी कभी। ठीक है, जितना यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उतना ही तो क्या होगा? यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई होगा। तो कुछ लॉस किसकी वजह से होगा? इस मैग्नेटिक फ्लक्स के लीकेज की वजह से हो गया। ठीक है, अब इसकी थ्योरी पर आते हैं। ठीक है, ऑल द मैग्नेटिक फ्लक्स विद द प्राइमरी इज नॉट लीकेज विद सेकेंडरी। जो आपकी कॉइल होती है वो डायरेक्टली सेकेंडरी कॉइल से क्या नहीं होती? कनेक्ट नहीं होती। फ्लक्स लॉस अकर इन द ट्रांसफॉर्मर व्हेन सम ऑफ द फ्लक्स लाइंस from the primary do not pass through the secondary, do not pass through the core to the secondary, resulting in the power loss। देखिए, जो प्राइमरी साइड जो वाइंडिंग है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? ट्रांसफॉर्मर when some of the flux lines, कुछ फ्लक्स लाइंस, some flux lines from the प्राइमरी साइड से do not पास नहीं होती through the कोर के माध्यम से टू द सेकेंडरी साइड। जो प्राइमरी साइड आपकी ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुई है, या जो फ्लक्स लाइंस जो प्रोड्यूस हुई है, वो फ्लक्स लाइंस आपकी सेकेंडरी साइड जो कॉइल स्थित है, वहां तक कोर के माध्यम से नहीं पहुंच पाती, और रिजल्टिंग इन द पावर लॉस। और इसके माध्यम से क्या होता है? पावर का लॉस होता है। ठीक है, डायग्राम बना के मैंने अभी आपको बताया है। देखिए, इस प्रकार से आप देख सकते होगे कि यहाँ पर जो हम लॉस एक प्रकार से जो यूज ले रहे हैं, जो यहाँ पर ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रही है, या यहाँ पर आप देख सकते हो जो फ्लक्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, वो फ्लक्स पूरे मैग्नेटिक कोर के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, ऐसा कैसा। ठीक है, चलता रहता है। जब तक आप एफसी इनपुट अप्लाई करते रहते हो, तब तक ये फ्लक्स चलता रहता है। लेकिन ये फ्लक्स इस मैग्नेटिक कोर के बाहर भी, जो चुंबक होती है, एक प्रकार से चुंबक का प्रभाव ओनली चुंबक के अंदर ही नहीं रहता, उसके बाहर भी होता है। तो ये फ्लक्स लाइन ऑफ फोर्स जो होती है फ्लक्स, ठीक है, ये फ्लक्स क्या करती है? ये कुछ बाहर ही क्या हो जाती है? रिलीज होकर रह जाती है। ये वापस इस कोर के अंदर आकर नहीं मिल पाती। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, तो ये भी क्या करेगी? इस प्रकार से वापस आकर इसके अंदर नहीं मिल पाती। अब जब ये नहीं मिल पाती, तो इसका लॉस होता है। वो लॉस आपको बाहर देखने को किसके रूप में मिलेगा? वो पावर लॉस के रूप में दिखाई देगा, या आप उसको बोल सकते हो हीट लॉस के रूप में आपको बाहर लॉस दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी को बोला गया है। यहाँ पर जो मेन फ्लक्स है ये आपको बीच में दिखाई देगा, और जो लीकेज फ्लक्स है वो आपको साइड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो ये लॉस हो रहा है, यही आपका क्या कहलाएगा? एक प्रकार से फ्लक्स लॉस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉपर लॉस। अब यहाँ पर हमने जो वाइंडिंग्स जो यूज ले रहे हैं, चारों तरफ की जो वाइंडिंग हमने यूज ली है, वो चारों तरफ की वाइंडिंग्स कॉपर मटेरियल की बनी हुई है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है पहले, जैसे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, प्रतिरोध क्या होता है? जो एक प्रकार से करंट के फ्लो को अपोज करे, जो आपके किसके अंदर होगा? ओनली कंडक्टर्स के अंदर हो। अब कंडक्टर के अंदर देखिए, कॉपर का यहाँ पर वाइंडिंग्स जो यूज ली जा रही है, जो कॉपर की जो वाइंडिंग्स यहाँ पर यूज ली जा रही है,
उसके अंदर किस प्रकार से एनर्जी का लॉस होगा, किस प्रकार से ट्रांसफार्मर के अंदर लॉस होगा। तो सेकंड टाइप है हमारा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस इन द पावर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर caused by resistance of power wire या copper wire used to make the winding। जो वाइंडिंग बनाने के लिए कॉपर की जो वायर यूज ली जा रही है, वाइंडिंग के लिए जो अपन तार यूज ले रहे हैं वो किसका है, कॉपर का। तो यहाँ पर जो वाइंडिंग के लिए कॉपर वायर यूज की जा रही है, उस कॉपर वायर के अंदर प्रोड्यूस होने वाले रेजिस्टेंस के द्वारा, प्रतिरोध के द्वारा, प्रतिरोध क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोके, प्रतिरोध के द्वारा क्या होगा, यहाँ पर पावर का लॉस होगा, जिसे जाना जाएगा कॉपर लॉस के रूप में। ठीक है, एक करंट आई, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, करंट आई, करंट को किसके रूप में लिया गया है, आई के रूप में। करंट आई फ्लो टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, फ्लो किसके द्वारा कर रहा है, ये कॉपर की वायर हो गई, इस कॉपर की वायर से अंदर से क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है करंट आई, इसके अंदर से अपन फ्लो करवा रहे हैं। आर द क्या हो गया इसमें, रेजिस्टेंस हो गया, आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस टू द अमाउंट ऑफ पावर इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी जो पावर है, पावर मतलब कॉपर के अंदर जो लॉस हो रही पावर किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी आपके कॉपर लॉस इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर के रूप में आपको यहाँ पर पावर लॉस देखने को मिल जाएगा। जितना पावर गुजर रहा है उतना पावर तथा प्रतिरोध कितना लग रहा है वो आपको देखने को मिलेगा कॉपर लॉस के। जहां पर आई क्या है, आई है आपका करंट which is flow into the copper and R is the resistance of the copper। R क्या है यहाँ पर, कॉपर का प्रतिरोध है। ठीक है, तो जितना प्रतिरोध, जितना करंट होगा उतना आपका क्या होगा, कॉपर का लॉस होगा। नेक्स्ट लेते हैं, टू रिड्यूस दिस लॉस, और इस कॉपर लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए द करंट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बिकॉज द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विल बी अफेक्टेड इंस्टेड। देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, टू रिड्यूस दिस लॉस, इस लॉस को कम करने के लिए द करंट कैन नॉट बी रिड्यूस, करंट को कम नहीं किया जाता, बिकॉज द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विल बी अफेक्टेड इंस्टेड। तो इस लॉस को, ये लॉस होता ही है, इसको कम नहीं किया जा सकता। यदि अगर करंट को कम कर दिया जाए तो ट्रांसफॉर्मर तुरंत ही क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कोइल मिनिमाइजिंग बाय यूजिंग wire of low sensitivity, therefore thicker wire should be used for transformer coil। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो आपका ट्रांसफॉर्मर का जो वायर होता है, वहां पर ट्रांसफॉर्मर के वायर के लिए हम थिक जो मटेरियल होता है, जितना थिक मटेरियल होगा उतना उसका रेजिस्टेंस पावर कम होगा। तो थिक मटेरियल अपन क्या लेते हैं, यहाँ पर कोयल के रूप में यूज किया जाता है। ये देखिए कॉपर लॉस किस प्रकार से होगा, कॉपर लॉस होता है यहां पर बनी हुई बाइंडिंग्स के द्वारा, यहां पर बनी हुई बाइंडिंग्स के द्वारा क्या होता है, कॉपर का लॉस देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो बाइंडिंग बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है। और कॉपर के अंदर अपन कॉपर लॉस देखेंगे तो यहां पर आई स्क्वायर इंटू आर, टोटल कितना हो जाएगा इसका, कॉपर लॉस हो जाएगा। ऐसी इनपुट जो हम कर रहे हैं उसका करंट इंटू जो कॉपर के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक प्रकार से रेसिस्टेंस है, वो दोनों मिलाकर आपका क्या कहलाएगा, कॉपर लॉस कहलाएगा। ठीक है, ये आयरन की कोर होती है पूरी की पूरी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ठीक है, दोनों ही साइड, यहाँ पर जो कॉपर का लॉस होता है वो कॉपर लॉस आपको प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों ही साइड से आपको कॉपर लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनपुट के टाइम और आउटपुट के टाइम दोनों ही टाइम यहाँ पर कॉपर लॉस होता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, कॉपर की जो वायरिंग है, जो कॉपर की वायरिंग अपन यूज लेते हैं वो अपन क्या करेंगे, थिक कर देंगे। थर्ड नंबर का हमारा आता है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस और जो इसके बाद में हिस्टेरिस जो लॉस आएगा वो दोनों ही आपके कोर टाइप पर डिपेंड है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो कोर अपन यूज लेते हैं, जो कोर आपकी जो और एक प्रकार से जो ईएमएफ प्रोड्यूस करने का कार्य करेगी, या जो मैग्नेटिक फ्लक्स जिसके ऊपर आपकी वाइंडिंग्स जो एक प्रकार से लेमिनेटेड होती है
उन कोर के बारे में हम पढ़ेंगे, उन कोर के द्वारा किस प्रकार से लॉस होता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए एडी करंट लॉस, एडी करंट का मतलब होता है भंवर धाराएं, ठीक है। एडी का मतलब क्या हो जाएगा, भंवर। भंवर का मतलब एक प्रकार से आप देख सकते हो इस प्रकार की धाराएं, जब धारों का निर्माण इस प्रकार से हो जाए, धाराएं इस प्रकार से बन जाए, इस प्रकार से, ठीक है, सीधे ने जाकर, तो उसे बोला जाएगा एडी करंट के रूप में अपन देख सकते हैं। देखिए एडी करंट लॉस इज पावर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर ड्यू टू कन्वर्ट इंड्यूस्ड इन मेटल पार्ट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार का लॉस देखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, जो आयरन कोर होती है, जो यहाँ पर कोर अपन यूज लेते हैं, वो कोर लेमिनेटेड कोर्स होती है। लेमिनेटेड कोर का मतलब हो गया एक कोर के पीछे एक कोर, उसके पीछे कोर, इस प्रकार से काफी सारे कोर। देखिए ये एक ही कोर नहीं होती, काफी सारी कोर्स होती है जो एक के पीछे एक अपन इस प्रकार से लेमिनेटेड होती है, एक के पीछे एक इस प्रकार से स्थित होती है। इस प्रकार से काफी सारी कोर्स होती है जो लेमिनेटेड होती है, ठीक है। इसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है हमारे कोइल्स की, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर भी हो रहा है, इसके अंदर भी हो रहा है, इसके अंदर भी हो रहा है, इसके अंदर, तो सभी प्रकार की जो एक प्रकार से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंजिंग हो रहा है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन सभी प्लेट्स के अंदर हो रहा है। अब इन सभी प्लेट्स के अंदर चेंज होता होता एक प्रकार से एक प्लेट से जब दूसरी प्लेट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो वो इस प्रकार से एक लूप बना लेता है, एक लूप का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एसी इनपुट अप्लाई की जा रही है, एसी इनपुट जो अप्लाई की जा रही है, वो एसी इनपुट का फ्लो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। इसका मतलब होगा एक बार के लिए मैग्नेटाइज होगी और एक बार के लिए डीमैग्नेटाइज होगी, ठीक है। यानी कि एक बार के लिए यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और एक बार के लिए यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बना वो आगे की साइड जाएगा, लेकिन एसी की वापस नेगेटिव की वजह से वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, वो वापस आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर वापस आएगा। तो इस प्रकार से वो आगे पीछे जाते जाते एक लूप का फॉर्मेशन कर लेता है। वो लूप का फॉर्मेशन ही आपके पावर का लॉस कहलाएगा। देखिए किस प्रकार से थ्योरी पर आते हैं। Whenever the magnetic field change in EMF will be reduced, जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा, जब एसी इनपुट एक बार के लिए मैग्नेटाइज करेगी, एक बार के लिए डीमैग्नेटाइज करेगी, ठीक है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, इन EMF will be reduced the current produced by the induced EMF in the core is called eddy current। जैसे जैसे कोर के अंदर EMF प्रोड्यूस होता जाता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रहा है, बार बार चेंज होने की वजह से प्रत्येक कोर के अंदर जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है, उस EMF प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, आपका एडी करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। EMF इन द कोर इज कॉल्ड एडी करंट। जो EMF आपका प्रत्येक कोर के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ है, वह आपका एडी करंट कहलाएगा। द एडी करंट can be eliminated by making the iron core in the form of steel, ठीक है। आप स्टील की यहाँ पर कोर यूज लो, ठीक है, ऑफ मेटल, एंड ईच शीट इज इंसुलेटेड बाय ए थिन लेयर ऑफ पेपर। और प्रत्येक परत को क्या करो, प्रत्येक परत को यहाँ पर किससे अपन कर सकते हैं, प्रत्येक परत को एक थिन पेपर से लेमिनेटेड कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ताकि जो EMF यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो एक कोर से दूसरी कोर में न जा पाए और वापस उस कोर से प्रीवियस कोर के अंदर ना आ पाए। तो एक कोर से दूसरे कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जा नहीं पाए और वापस आ नहीं पाए, जिसके कारण वहां पर भंवर धाराएं न बन पाए। तो इसके लिए क्या किया जाए, थिन प्लेट लें और प्रत्येक प्लेट को एक थिन पेपर से क्या किया जाए, ओवरलैप किया जाए, ठीक है। इस प्रकार से देखिए जो परतें होगी, अगर उन परतों को अलग अलग कर दिया जाएगा सभी को, ठीक है, अलग अलग कर दिया जाएगा, तो प्रत्येक के बीच में एक इंसुलेटेड थिन पेपर यूज लिया जाए,
तो क्या होगा, एक का मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे में नहीं जा पाएगा, ठीक है। जो आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो इसी के अंदर रह जाएगा, एक बार के लिए आगे जाएगा या पीछे आएगा वो इसी के अंदर रह जाएगा, एक से दूसरे के अंदर नहीं जा पाएगा, और एक से जब दूसरे के अंदर नहीं जा पाएगा तो वहां पर इस प्रकार के लूप नहीं जनरेट हो पाएंगे या चांसेस कम हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए अपन क्या करेंगे, थिन थिन प्लेट यूज लेंगे और साथ ही इंसुलेटेड पेपर का भी यूज ले सकते हैं। दिस टाइप कोर इज नोन एज लेमिनेटेड कोर, और इस प्रकार की जो कोर होती है वो आप लेमिनेटेड कोर के रूप में जान सकते हैं। यहां पर जो लॉस हो रहा है, ठीक है, एडी करंट जो लॉस है, पावर ऑफ एडी करंट लॉस इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर जो हम पावर लॉस ऑफ एडी करंट जो लेंगे वो कितना होता है, बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ किसके प्रोपोर्शनल होता है, बी स्क्वायर मतलब होता है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जितना आपका हो रहा है, ठीक है, जितना प्रोड्यूस होगा उसके स्क्वायर, तथा एफ स्क्वायर यानी कि तो एसी की जो फ्रीक्वेंसी है, एसी की फ्रीक्वेंसी जो है यहां पर लिख लीजिए, बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कोर, एफ क्या है, एफ इज इक्वल टू एसी फ्रीक्वेंसी, एसी की क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो टी क्या है यहाँ पर, टी बराबर है थिकनेस ऑफ कोर, थिकनेस ऑफ कोर प्लेट। इनके ऊपर क्या करेगा, ये पावर लॉस डिपेंड करेगा, ये चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पावर लॉस ऑफ एडी करंट कितने के ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पर, या मैग्नेटिक फ्लक्स पर, मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ साथ एसी की जो पावर की फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर, और साथ ही साथ थिकनेस ऑफ प्लेट के ऊपर। तो इन सभी चीजों के ऊपर आपका एडी करंट लॉस डिपेंड करेगा। इसी के साथ साथ देख सकते हैं आप, जो यहाँ पर डिस्टेंस है एक कोर से दूसरे कोर के बीच में, यदि अगर अपन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी इंसुलेटर पेपर यूज नहीं करते तो यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं लूप टाइप में भंवरधाराएं बनने की, एडी करंट बनने की, जिसके कारण जो हमने एसी जो अपन ने यूज किया है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, फ्लक्स बार बार चेंज होता है। क्यों, क्योंकि एक बार के लिए पॉजिटिव, एक बार के लिए नेगेटिव, दोनों करंट बार बार जाते हैं, तो बार बार जाने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, चेंजिंग होगा, चेंजिंग होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे जैसे चेंज होगा तो एक कोर से दूसरी कोर के अंदर भी वो चेंज होते हैं, सारे कोर के अंदर ही होंगे, तो सारी कोर के अंदर जैसे जैसे चेंज होते हैं, एक कोर से दूसरी कोर में जाता है, तो जब यहाँ तक ये पहुंच ही नहीं पाया, उससे पहले एसी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो नहीं जा पाया, आगे तक ये जा ही नहीं पाएगा। जैसे ही अगर ये थर्ड फोर्थ, मान लीजिए उदाहरण के लिए, एक प्लेट से दूसरी प्लेट के अंदर जो ईएमएफ है वो नहीं जा पाया, ठीक है, उससे पहले ये नेगेटिव हो गया, तो वापस अपनी क्या करते हैं, पूर्व अवस्था में आता है, फिर ये क्या करेगा, आगे जाने की कोशिश करेगा, फिर अपनी पूर्व अवस्था में आएगा, तो बार बार आगे और पीछे जाने की वजह से यहाँ पर ये लूप का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि आपको क्या कहलाएगी, भंवरधाराएं कहलाएगी। ये भंवरधाराएं हीट प्रोड्यूस करती है, और हीट के रूप में यहाँ पर क्या हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस करती है, और हीट के रूप में यहाँ पर आपको मैग्नेटिक जो कोर है, या जो आपकी ट्रांसफार्मर की जो कोर है, इस ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर पावर लॉस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एडी करंट लॉस भी यहाँ पर देखने को मिलता है। लास्ट और फाइनल हमारा है हिस्टेरेसिस लॉस। तो किस प्रकार से हिस्टेरेसिस लॉस होता है, किस प्रकार से एक ट्रांसफार्मर के अंदर कोर का जो सेकंड टाइप है हिस्टेरेसिस लॉस, ये क्या चीज होती है, इसके बारे में देखिए। हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में अलग से 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, 10 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए हिस्टेरेसिस लॉस, व्हेन वी अप्लाइड सो वोल्टेज इन द प्राइमरी वाइंडिंग, जब अपन क्या करते हैं, जब एक प्राइमरी वोल्टेज के अंदर जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस, वहां पर क्या होता है, सीधा सीधा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, सीधी सी बात है कोर के अंदर, इन आयरन कोर के अंदर, ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि ऐसे अपन क्या कर रहे हैं, पावर सप्लाई कर रहे हैं, ऑन ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग। सीधी सी बात है, जो अपना म्यूचुअल इंडक्शन है उसी प्रिंसिपल पर आधारित है कि एक प्राइमरी साइड जब एसी इनपुट अप्लाई किया जाता है, तो एसी इनपुट अप्लाई करने की वजह से मैग्नेटिक जो कोर है, ये मैग्नेटिक कोर क्या करती है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करती है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग साइड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ
प्रोड्यूस होता है, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर अपने को आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस साइकिल आयरन कोर इज मैग्नेटाइज। अब देखिए एसी की साइकिल में क्या होता है, ये क्रम चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, एक बार के लिए पावर सप्लाई होगी, एक बार के लिए रोक दी जाएगी, फिर एक बार के लिए अप्लाई होगी, फिर एक बार के लिए रोक दी जाएगी। तो इसमें क्या होता है देखिए, अब आयरन कोर मैग्नेटाइज कैसे हो रही है, आयरन कोर मैग्नेट का रूप कैसे ले रही है, वो आयरन कोर मैग्नेट का रूप जब ले रही है जब उसमें कोई पावर सप्लाई दी जाए। जब एक आयरन की रोड के ऊपर इस प्रकार से वाइंडिंग कर दी जाए, कोई भी आयरन कॉपर की, और उसको पावर सप्लाई दे दी जाए तो वो मैग्नेट की तरह कार्य करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैग्नेट की तरह कार्य करने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको एसी की कंटिन्यूसली चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार पावर सप्लाई ऑन हो रही है और एक बार ऑफ हो रही है। तो इस वजह से क्या होगा देखिए, ड्यूरिंग दिस साइकिल आयरन कोर मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड। यहाँ पर आयरन कोर एक बार के लिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी और एक बार के लिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगी, बिकॉज व्हेन एसी इज पॉजिटिव हाफ साइकिल आयरन कोर इज मैग्नेटाइज्ड। जब एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगी तो आपकी आयरन कोर मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी, बट इन नेगेटिव हाफ साइकिल एसी आयरन कोर इज डीमैग्नेटाइज्ड, नेगेटिव की वजह से डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। यहां तक समझ में आया, नेक्स्ट चलते हैं। This result iron core heated. This can be minimized by making iron core from silicon steel. अब देखिए एक बार मैग्नेटाइज होगी, एक बार डीमैग्नेटाइज होगी, यानी कि उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार का चेंजेस आएगा। अब देखिए जब आयरन कोर के अंदर कोई चेंज आ रहा है, यानी कि एक बार के लिए वो मैग्नेटाइज हो चाहे डीमैग्नेटाइज हो, चाहे एक बार के लिए इसको मोड़ दिया जाए या वापस सीधी कर दिया जाए, या एक बार के लिए इसको आगे किया जाए या पीछे किया जाए, मतलब हर बार उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस किया जा रहा है, हर बार उसकी अवस्था में चेंजेस किया जा रहा है। यदि किसी चीज की कंटिन्यूसली एक जगह पर उसकी चेंजेस किया जाए तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है या नहीं होती है, होती है ना। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर है कि एक बार मैग्नेटाइज हो रही है, एक बार डीमैग्नेटाइज हो रही है, एक बार मैग्नेटाइज फिर वापस डीमैग्नेटाइज, जिसकी वजह से आयरन कोर क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, और हीट होने की वजह से वहां पर हीट के रूप में वहां से एक प्रकार से एनर्जी का लॉस होता है, जिसे हिस्टेरेसिस लॉस के रूप में जाना जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, दिस कैन बी मिनिमाइज बाय मेकिंग आयरन कोर फ्रॉम सिलिकॉन स्टील, जिसकी वजह से क्या किया जाएगा, एक जो आपकी आयरन कोर है वो आयरन कोर को सिलिकॉन की स्टील की जो एक वायर है या जो कोर है उसके द्वारा बनाया जाए। ठीक है, देखिए हिस्टेरेसिस लॉस किस प्रकार से होता है, हिस्टेरेसिस लॉस का ये डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में पूछा जाए हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में तो ये डायग्राम बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप इस डायग्राम को जरूर से जरूर बनाएं। अब इस डायग्राम को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, एक बार के लिए देखिए, ठीक, देखिए जब आयरन कोर के अंदर एसी इनपुट की जाती है तो एसी के अंदर क्या होता है, यहां पर मान लीजिए एक बार के लिए जैसे ही एसी इनपुट की तो एसी इनपुट करने की वजह से वहां पर ये चल रहा है आगे की साइड, मैग्नेटाइज हो गया इस प्रकार से। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है एसी के अंदर। ठीक है, जिससे क्या हो गया, ये मैग्नेटाइज हो गया, और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ये नेगेटिव हाफ साइकिल की बात होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे देखिए जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, जो आपकी मैग्नेटिक कोर है या आयरन जो कोर है वो आयरन कोर मैग्नेटाइज होकर अपनी अवस्था में चेंज कर लेगी और उसके अंदर फोर्स की वजह से वो आगे की साइड चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वहां पर एक प्रकार से नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन, वहां पर मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। ये देखिए ये फोर्स की बात हो रही है, किसी एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पर फोर्स की बात हो रही है। फोर्स की वजह से वो क्या होगा,
पीछे की साइड धकेल दिया जाएगा, जहां पर सेचुरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, जहां पर सेचुरेशन जो लेवल होगा इसका जो हाईएस्ट लेवल होता है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अब इसको वापस पूर्ण अवस्था में आने के लिए काफी टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा ही लगेगा। एक बार के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के द्वारा अपने सेचुरेशन लेवल पर तक चला गया, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर हाईएस्ट आ गया, और एक बार नेगेटिव जैसे हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर लोवेस्ट आ गया, ठीक है। वापस हाईएस्ट करने के लिए अपने इसको स्थिति को चेंज करना पड़ेगा। तो बार बार ऐसे स्थिति चेंज करने की वजह से क्या होता है, बार बार इस प्रकार से स्थिति चेंज करने की वजह से यहाँ पर आपको लॉस देखने को मिल जाएगा एनर्जी का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ठीक है। This result iron core heated. This can be minimized by making iron core from silicon steel. इसलिए सिलिकॉन के स्टील के आयरन कोर बनाने की एडवाइस दी जाती है, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस लॉस भी आपका कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मर के टाइप और ट्रांसफॉर्मर के टाइप के अलावा जो आपके एक प्रकार से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस, तो चारों ही लॉस के बारे में आपको बता दिया गया है। तो इस प्रकार से चारों लॉस कंप्लीट हुए। ये लास्ट वाला है आपका हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस के साथ साथ आपकी क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी प्रकार का इन वीडियोस के अंदर डाउट होता है तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।